नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संदर्भ मैथ्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले साथियों, आप लोग जो सोशल स्ट्राइक कर रहे हो, जो संघर्ष कर रहे हो, उस सब के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे रिजल्ट्स उनके आने शुरू हो गए हैं। जितने भी साथियों ने इसमें सहयोग किया है, मैं उन सबको भी थैंक यू करना चाहता हूँ। साथियों, अपनी लड़ाई जो है इसको जारी रखना है, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा जो चेंज है वो होना स्टार्ट हुआ है। अभी पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम इतना खराब हो चुका है, बिल्कुल हद से ज्यादा। सिर्फ 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से भी 2 गलत हो जाते हैं। क्या सिर्फ 100 क्वेश्चन को भी आप ढंग से सेट नहीं कर सकते? और उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको फिर से दे दिया जाता है। कभी एग्जाम डेट के लिए लड़ाई करो, कभी पेपर रिजल्ट के लिए लड़ाई करो, कभी फिर ज्वाइनिंग के लिए लड़ाई करो। मतलब एक स्टूडेंट फिर पढ़ाई कब करे? इस पूरे सिस्टम को जरूरत है बदलने की, और ये बदलेगा तो संघर्ष से बदलेगा। इसलिए आप इस संघर्ष को मत छोड़ें, लगातार आप इस लड़ाई को जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जितना मैं सहयोग कर सकता हूं वो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। दूसरी चीज साथियों, कि अभी जो आपने मुहिम स्टार्ट की उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, कुछ एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है, कुछ रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और जो स्टूडेंट अभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि साथियों, संघर्ष के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करो। आपने पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आज हम लड़ रहे हैं एग्जाम के लिए कि अब एग्जाम लो, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम ले लिया जाए और हमारी रोटियां डूब जाए। ठीक है, इसलिए अपने साथ के साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है, अपने लगातार पढ़ते रहना, लगातार सीखते रहना, ताकि कोई भी एग्जाम आए तो आप उसको क्रैक कर पाओ। ठीक है, और दूसरी चीज की अभी जो गवर्नमेंट जॉब की, खासकर इस लॉकडाउन में आपको पता चल गया होगा कीमत क्या है। इसलिए आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन कि जान लगा दो, और दूसरा ऑप्शन कि जाने दो। कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो साथियों, हम जान लगाते हैं, हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, और निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, उसके अंदर मैथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैथ के क्वेश्चंस वहां पे आएंगे ही आएंगे, और मैथ सीखने के लिए मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली कर पाओ। आप एक चीज जानते हैं कि मैथ जो है वो गेम ऑफ प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। और दूसरी चीज की, मैथ आपको लगातार सीखना पड़ेगा। सिर्फ 4 दिन की चांदनी से आपकी जिंदगी रोशन नहीं होगी, एक दिया आपको हर रोज जलाना पड़ेगा। तो आपको लगातार आप मेरे साथ बने रहें। जितनी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स दे रहा हूं, वो पीडीएफ्स आप लगातार करते रहें। अगर पीडीएफ आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहां जाकर के सुरेंद्र मैथ्स अड्डा सर्च करें, वहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। लगातार मैं आपको पीडीएफ्स देता रहूंगा, और अच्छे लेवल की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। और उन पीडीएफ्स में आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर मैं जो टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगा उसको मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। चाहे कोई बच्चा कोचिंग ले चुका है, चाहे वो कोचिंग ले रहा है, चाहे वो बिल्कुल फ्रेशर है, सभी के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर होगा। ठीक है, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहें, लगातार आप सीखते रहें। जितना मुझसे हो सकता है मैं आपका सहयोग करता रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। साथ ही आपका जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है ना, वो यही है कि इसके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके बेसिक्स नहीं किए, अगर आपने इसके बेसिक्स को नहीं समझा, तो फिर चाहे आप सुपरमैन को ले आओ, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे, और बिल्कुल बेसिक से हम, बिल्कुल जीरो से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। दूसरी इसकी खूबसूरती है कि ये टॉपिक बहुत चंचल टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है उसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर कई सारी चीजें देखो हमने सीखनी है। नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन हमने सीखनी है, कि नंबर्स आपके कैसे बने हुए हैं। नंबर सिस्टम के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने करने हैं।
कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे हमने उस क्वेश्चन को करना है। यूनिट डिजिट हमने करनी है, इकाई अंक, डिविजिबिलिटी हमने करनी है, फैक्टर्स हमने करने हैं, रिमाइंडर थ्योरम हमने करनी है। इसके अलावा HCF एलसीएम, AP GP HP और फ्रैक्शंस। तो इस टाइप से कई सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स होंगे वो नंबर सिस्टम के अंदर हमने कवर करने हैं। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन की पहले हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम, अगर हम बात करें कि नंबर क्या है और सिस्टम क्या है, तो देखो नंबर संख्या, संख्या क्या होती है? कोई भी जो आपका मैथमेटिकल फिगर है जो यूज किया जाता है किसके लिए? काउंट के लिए या मेजर के लिए या फिर लेबल के लिए, उसको हम बोलते हैं नंबर। कोई भी मैथमेटिकल फिगर जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्वांटिटी से आपको समझ में आया होगा कि क्वांटिटी फिर 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो देखो जीरो जो आपका है बिल्कुल नंबर होता है, क्योंकि जीरो इनिशियल पॉइंट है, जीरो आपका पोल है, जीरो वो संख्या है जहां से आपने काउंटिंग को स्टार्ट किया है। नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं होता। नंबर नेगेटिव क्यों होता है? देखो जैसे मान लीजिए आपने ये कोई भी लेवल यहाँ पे ले लिया, यहां से जब आप ऊपर काउंट करते हैं 1 2 3 तो ये आपके पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब इसके बिल्कुल नीचे आप काउंट करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। यानी कि नंबर नेगेटिव होता है सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। जब हम डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं तो हमारा नंबर नेगेटिव हो जाता है, एक्चुअल में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या है और कितने हमारे सिस्टम्स हैं? देखो सिस्टम का मतलब होता है लिखने का एक तरीका। ठीक है, बेसिकली हमारे जो नंबर सिस्टम है वो 4 है। 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम, नेक्स्ट आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम, नेक्स्ट आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली 4 आपके नंबर सिस्टम्स हैं। इन चारों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर शूट करेंगे। और अभी हम बात करते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम है जिसको हम यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आप कितना भी बड़ा नंबर लिखें उसके लिए आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा, इन अंकों का यूज करना पड़ेगा। कितना भी आप बड़ा नंबर लिखें तो उसके जो आपको डिजिट्स रहेंगी वो 10 डिजिट्स हैं, और 10 डिजिट्स कौन से? 0 से लेकर के 9 तक हैं। ठीक है, अब कोई भी आप डिजिट ले लो, इनमें से कोई भी आप डिजिट को लेते हैं तो उस डिजिट की 2 वैल्यू संभावित हो सकती हैं। वो कौन सी है? एक फेस वैल्यू, ये होता है आपका अंकीय मान, या जिसको आप शुद्ध मान भी बोल सकते हैं कि आपका शुद्ध मान है। दूसरा आपका होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अभी है क्या? फेस वैल्यू क्या चीज है, प्लेस वैल्यू क्या चीज है? फेस वैल्यू देखो, जैसे आपसे कहूं कि ये नंबर कितना है तो आप कहेंगे 5, ये कितना है 7, ये कितना है 9, ये कितना है 3। तो जिस नंबर को जिस रूप में आप जानते हैं वो जो उसकी वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू है, यानी जो उसके चेहरे पे लिखा हुआ है। अच्छा, प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिया 3 5 4 7। अब प्लेस आप जानते हैं कि इकाई का अंक है, दहाई का, ये सैकड़ा है, ये हजार का है। अगर हम प्लेस की बात करें तो 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 7 होगी, 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी 4 के साथ 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, ये दहाई के स्थान पे है। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे पहले जितने अंक है उतनी ही 0 आएगी। 5 की मुझे प्लेस वैल्यू चाहिए तो 5 के साथ 2 0 लगा देंगे, 3 की मुझे चाहिए तो 3 के साथ 3 0 लगा देंगे।
ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 9। इस संख्या के अंदर ये जो आपकी संख्या है, इस संख्या में ये जो आपका 5 है, 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और इसकी फेस वैल्यू अंकीय मान में अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू निकाल दो, 5 के साथ कितनी जीरो लगा दे, 3 जीरो, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी, 5 होगी, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4995। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिजिट के, सिंगल डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे जी 10। एक तो 0 और 1 से 9 तक 9। 10 ऐसे अंक हैं जो कि 10 ऐसी संख्याएं हैं जिनका जो एक ही अंक से बनी है, सिंगल डिजिट है। मैं आपसे पूछूं कि दो अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो आप कहेंगे जी सबसे छोटी होगी 10, सबसे बड़ी होगी 99, और इसमें से सिंगल डिजिट को घटा दो, कितनी संख्या संभव है, 90। मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की, तो 100 से 999 हो गया, इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 900। मैं आपसे पूछूं 4 अंकों की, तो 1000 और 9999, इसमें से फिर इसको घटा दो, ये 9000 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमसे क्वेश्चन कहता है, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास कोई बुक है 239 पेजेस की, आपके पास कोई किताब है, उसके पास ऊपर पेजेस जो हैं वो 239 है, और आपने उन पेजेस को नंबरिंग करनी है। पहले पेज पे 1 लिखना है, अगले पे 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, इस तरह से 239 तक आपने लिखते जाना है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ आपने कुल कितने अंकों का प्रयोग किया, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड। अब सबसे पहले देखो 1 से लेकर के 9 तक 1 अंकों की संख्या होगी, फिर 10 से लेकर के 99 तक, और फिर 100 से लेकर के 239 तक। ऐसे ही आप लिखेंगे 1 अंक वाले, 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले, तो ये कितने हो गए, 9। ये 9 संख्याएं होगी। यहां पे कितनी संख्याएं हुई, 90, और यहां पे कितनी संख्याएं हुई, इसमें से इसको घटा दो, देखो इसमें से 100 घटा तो 139 बचा, और 1 जोड़ा तो 140। तो 1 अंक वाली 9 संख्याएं हैं तो 9 अंक हो गए, 2 अंकों वाली 90 संख्याएं तो 180 हो गई, और 3 अंक वाली 140 संख्याएं हैं तो 420 हो जाएगा। अब टोटल कितने हुए, जोड़ लो इनको, 400, 500, 609, तो 609 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और हम लें, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 1549, 1549 पेजेस की कोई बुक है, और उसको आपने ऐसे ही नंबरिंग करनी है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, तो कुल मिला के कितनी डिजिट्स का यूज किया जाएगा ये हमने निकालना है। तो पहले 1 से 9 तक 1 अंक की 9 संख्याएं होगी, फिर 10 से 99 तक 90 हो गई, फिर 100 से 999 तक 900 हो गई, और फिर 1000 से 1549 तक हमने बताना है। अब यहाँ कितनी संख्याएं होंगी, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से 1000 घटा दे तो 549 बचेगा, और उसमें 1 जोड़ दे तो 550 संख्याएं होंगी। ठीक है, अब ये 1 अंक वाली है तो 9 अंक होंगे, ये 2 वाली है तो 180 होगा, ये 3 वाली है तो 2700 होगा, और ये 4 वाली है तो 2200 होगा। और अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4000, 5000, और उसके बाद आपका बचा 89, तो 5089। मेरे कोडिंग जो भी आना चाहिए, बाकी आप इसको एक बार चेक कर लेना। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जैसे मैं कोई नंबर्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, इस तरह से संख्या मेरी एक ही है ये, और उस संख्या की डिजिट्स हैं, और इस तरह से मैंने 45 डिजिट तक लिखा।
मेरा कोई नंबर है जिसको मैं इस टाइप से लिखता जा रहा हूं और मैंने कुल मिलाकर के अगर मैं इन डिजिट्स को काउंट करूं तो वो कितनी है 45 डिजिट्स हैं। तो मुझे ये बताना है कि लास्ट की जो 6 डिजिट्स हैं वो क्या होंगी। ठीक है, अब देखो लास्ट की 6 डिजिट्स हम कैसे निकालेंगे। 1 से लेकर के 9 तक जब आप लिखते हैं तो आपने 9 अंकों का प्रयोग किया। इसके बाद यहां तक आपके 9 अंक हो गए तो यहां के लिए कितने बचे, इसमें से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा 36। तो यहां के लिए अंक बचे 36। अब एक संख्या बनने के लिए कितने अंक चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां के बाद मेरे पास ये जो 2 अंकों की संख्या आई वो कितनी आई 18। यहां तक 9, इसके बाद 18, तो टोटल कितनी होगी 27। तो लास्ट नंबर आएगा 27। उससे पहले 26, उससे पहले 25। तो इस तरह से 2 5 2 6 और 2 7 आपकी जो संख्या है उसके लास्ट के 6 अंक होंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह बढ़ते बढ़ते आप चले गए 75 डिजिट पे। तो 75 डिजिट तक आप चले गए। अब आपने बताना है कि इसके अंदर लास्ट के 4 अंक क्या होंगे। अब लास्ट के 4 अंक हम कैसे निकालेंगे, देखो 1 से लेकर के 9 तक कितने हुए 9, और इसमें से 9 को माइनस करोगे तो 66 बचेगा। अब यहां से लेकर के यहां तक आपके पास 66 डिजिट बची। एक संख्या बनने के लिए, एक 2 डिजिट का नंबर बनने के लिए कितने अंक चाहिए 2। तो इसको किससे भाग कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 33। यानी कि यहां से जो मेरे 2 अंकों के नंबर हैं वो कितने बन रहे हैं 33, और पहले कितने 9, 33 और 9 कितना हुआ 42। तो लास्ट नंबर कौन आएगा 42, और उससे पहले 43। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आपके पास है, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये मान लो आपने डिजिट्स ले ली 89 डिजिट, और अब आपने बताना है कि लास्ट की 4 डिजिट्स क्या होंगी। तो 1 से 9 तक होगी 9, यहां पे बची कितनी 80 बची। अब यहां से लेकर के यहां तक 80 डिजिट बची, तो उसको 2 से भाग कर देंगे तो 40 नंबर यहां से आगे और बनेंगे। पहले कितने 9, 40 और 9 कितना हुआ 49। तो लास्ट नंबर कौन आएगा 49, और उससे पहले कौन आएगा 48 आएगा। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा मुश्किल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह से हमने 40 डिजिट यूज कर ली। 40 डिजिट का हमारा ये नंबर है, तो इस नंबर के अंदर लास्ट की 4 डिजिट क्या होंगी ये हमने बताना है। 1 से 9 तक हुई 9, यहां से यहां तक देखो 40 में से 9 घटेगा तो 31 बचेगा, यहां तक होगी 31। अब यहां 2 अंकों की जो संख्या बन रही है ना, 2 अंकों से एक संख्या बन रही है, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 15 पे जाएगा, और साथ में एक शेष बच जाएगा, मतलब 15 नंबर बन जाएंगे और एक डिजिट बच जाएगी। ये डिजिट आपकी रिमेनिंग रह जाएगी। तो 15 यहां और 9 यहां, 15 और 9 कितना हुआ 24। तो ये 24 आएगा, वो रिमाइंडर एक बचा था इसलिए एक डिजिट बच गई थी। और 24 से पहले कौन आएगा 23, और बाद में कौन आएगा 25। तो कौन बना 3 2 4 2, ये आपका आंसर आएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल हम वो देखें। जैसे आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह से आपने डिजिट्स यूज कर ली 120 डिजिट, 120 डिजिट तक आप यहां पे चले गए, और आपने लास्ट के 4 अंक बताने हैं। तो 1 से 9 तक हुए 9, यहां से लेकर के एंड तक 120 में से 9 घटाएंगे तो 111 बचेगा। तो 111 डिजिट इसके बाद बची, किससे भाग करेंगे 2 से, 2 से भाग करेंगे तो 55 पे जाएगा, और साथ में कौन बचेगा 1 बचेगा। तो 55 तो आपके नंबर पूरे हो गए, एक डिजिट लास्ट में ये बच जाएगी। 55 यहां और 9 यहां, 55 और 9 कितना हुआ 64। तो ये नंबर कितना आएगा 64। इससे पहले 63, इसके बाद 65। तो डिजिट कौन हुई 3 6 4 6। तो याद आएगा आपको। तो यहां तक की बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स की,
कि जो आपके नंबर्स हैं वो कैसे बने हुए होते हैं। देखो कोई भी आपका नंबर होगा तो दो बातें संभव है कि या तो वो रियल होगा, वास्तविक होगा, या वो इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। देखो काल्पनिक नंबर कौन से होते हैं? ऐसे सभी नंबर जिसके अंदर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा वाले आपके जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपकी सम्मिश्रित संख्या है। ये क्या है? a प्लस आयोटा b। ए और बी हैं जो वो रियल है, लेकिन बी के साथ आयोटा लगे इसलिए वो क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। रियल और इमेजिनरी का जो जोड़ होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपके जो काम की बात है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर के दो पार्ट्स अगर मैं करूं तो उसमें एक तो आपका हो जाएगा इंटीजर और एक आपका इंटीजर हो गया पूर्णांक और एक आपका हो जाएगा डेसिमल, दशमलव संख्या। यदि मैं डेसिमल की बात करूं तो यहां पे फिर से दो चीजें पॉसिबल है कि डेसिमल जैसे आपके पास 0.1 2 3 4 एक्सेट्रा आ रहा है। अब दो चीज संभव है कि हो सकता है कि अब नंबर आपका टर्मिनेट कर रहा हो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना। यानी हो सकता है आपका नंबर दशमलव के बाद समाप्त हो रहा हो, जैसे ये समाप्त हो गया। हो सकता है वो नंबर समाप्त ना हो रहा हो, वो कंटिन्यू जा रहा हो। अब जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, समाप्त नहीं हो रहा है, दो चीजें पॉसिबल हैं कि हो सकता है वो नंबर आपका रिकरिंग हो और हो सकता है वो नॉन रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति। एक ही संख्या का या एक ग्रुप का कुछ डिजिट्स का बार बार आना। ठीक है, रिकरिंग मतलब जैसे 0.5555 आता जा रहा है और नॉन रिकरिंग मतलब जैसे 1 2 3 5 7 8 9 3 इस टाइप से जो नंबर है वो लगातार बदलता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। आपके नंबर्स है वो कैसे बंटे हुए हैं। डेसिमल की हमने बात की है। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर की। देखो कोई भी आपका इंटीजर है ना, वो 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इंफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफाइनाइट, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब इंटीजर के अंदर ये जो पार्ट है 1 से स्टार्ट होने वाला, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपकी कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से। और यदि मैं इसको 0 से स्टार्ट कर लूं यहां से, तो तब आपका ये बन जाएगा होल नंबर। ये आपका हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। जो आपका नेचुरल नंबर है उसको n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से करते हैं, इंटीजर को z से करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की। हालांकि डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन यहां पे कौन से नंबर हैं जो आपके रेशनल हैं। देखो यहां से स्टार्ट होकर के ये सारा अगर हम कवर कर दें तो ये जो आपके सारे नंबर्स होंगे ये सारे के सारे रेशनल होंगे और ये जो आपका नंबर होगा ये आपका इरेशनल होगा। ठीक है, तो आपके रियल नंबर जो हैं, रियल नंबर्स रेशनल हैं, इंटीजर रेशनल है, डेसिमल रेशनल है, लेकिन वो डेसिमल जो आपका है वो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर डेसिमल आपका रिपीटिंग नहीं है तो सिर्फ उसी केस में हम कहेंगे कि वो आपके पास क्या है? वो आपके पास इरेशनल नंबर है। इसके अलावा ये जो भी सारे नंबर्स होंगे ये आपके क्या होंगे? रेशनल होंगे। ठीक है, रेशनल और इरेशनल की जब हम बात करेंगे तो इनको डिटेल से समझेंगे। तो ये कहानी थी आपकी नंबर्स की कि जो आपके नंबर्स हैं वो कैसे बंटे हुए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
अभी हम बात करते हैं इवन और ऑड, इवन और ऑड, सम और विषम। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से भाग हो जाएं, डिविजिबल बाय 2। जो भी संख्याएं 2 से भाग हो जाती है उनको बोलते हैं कि वो इवन नंबर्स हैं, या फिर उनके अंदर जो यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है 3, 5, 7, 2, 8, तो 8 आ गया तो इवन होगा। 5, 7, 3, 4, 2, 1, 6, तो लास्ट में 6 आ गया, इवन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपकी 0 है वो इवन है। नंबर अगर नेगेटिव है और 2 का मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 2 है, तब भी वो इवन होगा। जैसे -1, 5, 6, ये भी आपका इवन होगा। ठीक है, और मैं ओड की बात करूं, विषम, विषम वो संख्याएं होंगी जो 2 से भाग नहीं होगी, नॉट डिविजिबल बाय 2। जो आपके नंबर्स होंगे उनको हम कहेंगे कि वो ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। इनमें अगर मैं इकाई के अंक की बात करूं तो इसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी एक हो सकता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 5, 7, 3, 2, 9, तो ये ओड होगा क्योंकि लास्ट में कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे हमारे पास है 7, 6, 3, 5, 2, 7, तो ये भी हमारे पास लास्ट में 7 आ रहा है, तो नंबर क्या होगा, ओड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करते हैं इवन की और ओड की। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इवन और ओड की, उनकी हम बात करते हैं। देखो, जैसे आपके पास है इवन प्लस इवन, इवन में इवन को जोड़े तो नंबर आएगा इवन, और इवन प्लस ओड तो नंबर आएगा ओड, और ओड प्लस ओड तो नंबर आएगा इवन। इसके छोटे छोटे एग्जांपल आप ले लो। 6 प्लस 8 करोगे तो 14 आएगा, 14 कौन है, इवन है। और 5 प्लस 6 प्लस 7 करोगे तो 13 आएगा, 13 कौन है, ओड है। और 5 प्लस 7 करोगे तो 12 आ गया, 12 कौन है, इवन है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में होती है कि जब आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास कौन आएगा, इवन आएगा। जब आप इवन को ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा इवन, और जब आप ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका ओड नंबर। तो यहां तक की बात समझ में आई है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि इवन नंबर का कभी भी आप स्क्वायर कर दो रहेगा इवन ही। इवन नंबर का कभी भी आप स्क्वायर कर दो, कुछ भी पावर आप इवन नंबर की कर दो रहेगा इवन ही। ये स्क्वायर की बजाय आप n कह सकते हैं, और ओड नंबर की आप कितनी भी पावर कर दो रहेगा वो ओड। तो यहां तक की कहानी थी आपकी इवन और ओड की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम आपका होता है अभाज्य संख्या और कंपोजिट आपका होता है भाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम कौन से नंबर से है, कंपोजिट कौन से नंबर से है। देखो, जब ये सारे नंबर्स एक साथ बैठे हुए थे तो इन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग ग्रुप बना लिए। एक साइड प्राइम वाले बैठ गए, एक साइड कंपोजिट वाले बैठ गए, और दोनों ने अपनी अपनी शर्तें लगा दी। क्या शर्त लगाई, इसने क्या कहा कि जिसके पास मिनिमम या मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, जिसके पास केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, वो हमारी साइड आकर के बैठ जाओ। ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टर गुणनखंड। देखो, ऐसा कोई भी नंबर जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, जैसे मैंने नंबर ले लिया 20, तो 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 20 को भाग कर सकती हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जिसके पास मैक्सिमम मिनिमम केवल मात्र 2 फैक्टर हैं, हमारी साइड आकर के बैठ जाओ। इन्होंने क्या कहा कि जिसके पास मिनिमम फैक्टर 3 हो वो हमारी साइड आकर के बैठ जाओ। सबसे पहले किससे पूछा गया, 1 से पूछा गया। 1 कहां बैठा, रूट्स करके बैठा।
वन ना तो प्राइम में बैठा, वन ना कंपोजिट में बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि वन दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। वन के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए वन कहां बैठा आपका? वन नाराज होकर के बैठ गया। अब उसके बाद पूछा गया दो से, तो दो सबसे पहले यहां आकर के बैठ गया और एक क्वेश्चन पैदा कर दिया। क्वेश्चन क्या पैदा किया कि एकमात्र सम संख्या है जो कि क्या है? प्राइम है, अभाज्य है। इसके बाद जितनी भी सम संख्याएं आई वो आपकी इधर आकर के बैठ गई। जितनी भी सम संख्याएं आई सारी इधर आकर के बैठ गई और ये एक ऐसा नंबर है दो जो कि कहां बैठ गया? प्राइम में। तो एकमात्र सम संख्या जो कि प्राइम है, अभाज्य है, वो कौन है? दो है। इसके बाद तीन से पूछा गया तो तीन यहां आ गया, चार यहां चला गया, पांच यहां आ गया, छह यहां चला गया, सात यहां आ गया, आठ यहां चला गया। फिर 9 से जब पूछा गया ना, फिर वो 9 यहां आकर के बैठ गया और एक क्वेश्चन इसने पैदा कर दिया। इसने क्या क्वेश्चन पैदा किया? आप अगर देखें तो इससे पहले के ओड नंबर्स यहां बैठे हैं, तो सबसे छोटा ओड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या जो कि क्या है? भाज्य है, वो कौन है? 9 है। ठीक है, तो 2 से और 9 से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं बात करूं कि भी 1 से लेकर के 25 तक, 26 से लेकर के 50 तक, 51 से लेकर के 100 तक कितने नंबर्स हैं जो कि ओड हैं? तो ये होंगे 9, ये होंगे 6 और ये होंगे 10, तो कुल कितने हो जाएंगे? 15। 1 से लेकर के 100 तक 15 नंबर्स हैं जो कि क्या है? आपके प्राइम है। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 से लेकर के 100 तक कितने नंबर्स हैं जो मेरे कंपोजिट हैं, तो फिर हम कह देंगे कि टोटल 100 हुए, 100 में से 25 हो गए, 100 में से 25 यहां करके बैठ गए और एक यहां गया तो 26 गए, 100 से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 74। तो 74 आपके 1 to 100 ऐसे नंबर्स हैं जो कि क्या है? कंपोजिट। ठीक है, तो ये कहानी थी प्राइम और कंपोजिट की। अब बात आती है कि कोई भी नंबर है मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 97 और मुझे इसे चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। या तो प्राइम हो गया तो कंपोजिट होगा। ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है? एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इससे जस्ट बड़ा हो। यहां पे एक ऐसा नंबर लेना है जो आपकी गिवन, जिसका स्क्वायर आपके गिवन नंबर से जस्ट बड़ा हो। तो यहां पे जैसे मैं 10 ले लूं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो 10 के पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं 2, 3, 5, 7, बस यही होंगे। 2, 3, 5 और 7 होंगे। उसके साथ के बाद जो 11 आता है तो 11 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 से बड़ा हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि क्या इनसे ये भाग होता है, तो 2 से भाग नहीं होता, 3 से भाग नहीं होता, 5 से भाग नहीं होता और 7 से भी भाग नहीं होता। अगर भाग नहीं होता तो नंबर कौन सा है? प्राइम है। अगर 1 से भी भाग हो जाता तो नंबर कौन सा होता? कंपोजिट होता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 143, इसको मुझे चेक करना है कि मेरा ये नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है। तो आपने यहां एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इससे जस्ट बड़ा होगा। जैसे मैंने यहां पे ले लिया 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, इससे बड़ा हो गया। अब 12 से पहले जितने भी आपके नंबर्स हैं जो कि क्या है? प्राइम है, वो कौन होंगे? वो आपके होंगे 2, 3, 5, 7 और 11। ये नंबर हो जाएंगे आपके 2, 3, 5, 7 और 11। अब देखो, क्या ये 2 से भाग होता है? नहीं होता। क्या ये 3 से भाग होता है? नहीं होता। 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, लेकिन 11 से भाग होता है। अगर 1 से भी भाग हो गया तो नंबर कौन सा हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। तो अब हमारी जो कहानी है प्राइम और कंपोजिट की, वो यहां पे समाप्त है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक आपके पास नंबर होता है को प्राइम। को प्राइम आपका नंबर है सह अभाज्य। एक आपका है ट्विन प्राइम और एक नंबर आपका है प्राइम ट्रिपलेट।
ये क्या है? को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? एक ऐसा नंबर्स का सेट है जिनका HCF 1 हो, कहने का मतलब जिनको कोई कॉमन नंबर डिवाइड ना कर पाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 और 15, तो ये एक ऐसा सेट है जिनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर इनको डिवाइड नहीं कर। 20 और 27, 20 और 27 आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 20 और 25, तो आप कह देंगे इनको 5 डिवाइड कर सकता है, इसलिए 20 और 25 जो होंगे वो को प्राइम नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम होंगे। अच्छा, ट्विन प्राइम ऐसे दो कंटिन्यू ओड नंबर्स जो कि प्राइम है, कंटिन्यू ओड नंबर जो कि प्राइम है, जैसे आपके पास है 11 और 13, दो कंटिन्यू है, 17 और 19 दो कंटिन्यू है, 29 और 31 दो कंटिन्यू है, 41 और 43 दो कंटिन्यू है। तो ऐसे दो कंटिन्यू ओड नंबर्स जो कि प्राइम है उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। और प्राइम ट्रिपलेट एक ऐसा ट्रिपलेट है जहां पे लगातार तीन ओड नंबर्स प्राइम है, तो वो आपके पास है 3, 5 और 7। एकमात्र ऐसा ट्रिपलेट बनेगा जहां पे लगातार तीन ओड नंबर्स प्राइम हैं, तो वो है 3, 5 और 7। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होगा? देखो, ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स का जोड़ उस नंबर को छोड़ करके, क्योंकि प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर होता है, उस नंबर को छोड़ करके उनके फैक्टर्स का जोड़ अगर उसके बराबर आ रहा है, जैसे मैंने 6 लिया, इसके फैक्टर कौन है? 1, 2, 3 और 6, ये चार इसके फैक्टर होंगे। खुद को छोड़ दो और बाकी बचे फैक्टर्स को जोड़ दो, अगर ये जोड़ इसके बराबर आ जाए तो हम कह देंगे जो आपका नंबर है वो परफेक्ट है। जैसे हमने नंबर लिया 28, तो इसके फैक्टर कौन होंगे? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। खुद को छोड़ दो, बाकियों को जोड़ दो, तो 21, 25, 27 और ये कितना हो गया? 28। जब किसी नंबर के फैक्टर्स का जोड़ उस नंबर के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो नंबर आपका कौन सा है? परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। कौन सी संख्या है जिनको रेशनल बोलते हैं, कौन सी संख्या है जिनको हम इरेशनल बोलते हैं? मैं आपको एक बहुत साधारण सी परिभाषा बता रहा हूं कि जब भी आपसे रेशनल और इरेशनल पूछा जाए, अगर आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, अगर आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन जो मर्जी हो, नीचे जीरो को हम फ्रैक्शन नहीं मानते कि 1 बाय या एनीथिंग बाय आपने जीरो ले लिया वो फ्रैक्शन बन गया, तो नीचे जीरो नहीं बननी चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल होगा, नहीं लिख सकते तो वो इरेशनल होगा। कैसे? जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 5, 20, 50, 100, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उनके नीचे 1 आप लगा करके उसको फ्रैक्शन बना सकते हो। तो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन दी हुई ही है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन ऑलरेडी दी हुई है तो वो तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रही है, तो कोई भी फ्रैक्शन जो गिवन है वो क्या होगी? रेशनल होगी। और 22/7 कौन है? फ्रैक्शन है, इसलिए क्या होगा? रेशनल होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरे पास है 0.1234, ये मेरे पास कौन सा नंबर है? ये मेरे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक ऐसा दशमलव है जो शांत दशमलव है, जो कि समाप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसको तो हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4 और नीचे कितनी जीरो लगा देंगे? 4 जीरो लगा देंगे।
और मैंने आपको बताया फ्रैक्शन जो मर्जी बने, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर फ्रैक्शन बन सकती है तो क्या होगा, रेशनल होगा। तो कोई भी नंबर जो डेसिमल के बाद समाप्त हो रहा है वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। मेरे पास है 0.555 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको मैं 0.5 का बार कह सकता हूं, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 5/9। इसको क्यों लिख देंगे ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, जहां पे हम रिकरिंग डेसिमल की बात करेंगे। जैसे मेरे पास है 0.123 अप टू इनफाइनाइट, तो मैं इसको 0.123 का बार कह सकता हूं और उसको 123/999 कह सकता हूं, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास बार वाले नंबर हैं, जहां भी बार लगा हुआ है, सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल होंगे, क्योंकि उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे आपके पास है √4 √169, रूट के अंदर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जो कि किसी का स्क्वायर है, तो उसको स्क्वायर रूट किया जा सकता है और वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि कोई भी काउंटिंग नंबर है रेशनल होगा, फ्रैक्शन गिवन है तो वो रेशनल होगी, डेसिमल के बाद कोई खत्म हो रहा है तो रेशनल होगा, बार वाले नंबर है तो रेशनल होगा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रेशनल होगा, तो फिर इरेशनल कौन होगा, ऐसा नंबर जिसको आप कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन नहीं बना सकते, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जैसे आपके पास है 0.12357 और कंटिन्यूस जा रहा है, ना तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा, समाप्त हो रहा, और ना ही डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा, तो ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर कौन होंगे, सबसे पहला होगा आपका पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 और कंटिन्यू चलती रहती है। एक्सपोनेंशियल, इसकी जो वैल्यू होती है 2.71 और कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये पाई और एक्सपोनेंशियल ऐसे नंबर हैं जो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इसलिए पाई को क्या बोलते हैं, अप्रीमेय संख्या। ये भी क्या होगी, अप्रीमेय संख्या। रूट के अंदर कभी भी ऐसा नंबर आ जाए जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर कभी भी ऐसा नंबर आ जाए जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका नंबर क्या है, वो आपका नंबर इरेशनल है। और ये चाहे फिर गुणा हो जाए, जैसे 2√2 है, जैसे 3 + √3 है, जैसे 4 - √3 है, जैसे 5 - 2√3 है। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी रेशनल और इरेशनल की। यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि पाई यहाँ बैठा हुआ है और 22/7 यहाँ बैठा हुआ है, और आप कहते हैं कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर है। तो इसकी क्या वजह है, देखो 22/7 फ्रैक्शन है इसलिए रेशनल है, पाई की वैल्यू जो है वो ना तो टर्मिनेट कर रही ना रिपीट कर रही, इसलिए पाई इरेशनल है। लेकिन हम जो कहते हैं 22/7 वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और एग्जैक्ट वैल्यू ना होने के कारण 22/7 रेशनल है और पाई जो है आपकी। देखो जब आपको दो गिवन नंबर्स, एक ए नंबर गिवन है, एक बी नंबर आपको गिवन है, और इनके बीच में आपने रेशनल नंबर्स को पुट करना, ठीक है। तो इन दो नंबर्स के बीच में आप रेशनल नंबर्स को कैसे पुट करोगे, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला यूज करना है, ak+1/k+1। यहां पे a + b, यहां पे a और b आपको दिया हुआ है, k की वैल्यू आप 1 2 3 लगातार पुट करते रहे, जितनी आपकी वैल्यूज चाहिए उतनी वैल्यूज आप यहां पे जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको यहां पे चाहिए कोई दो नंबर्स हैं a और b, और उनके बीच में आपको इरेशनल नंबर्स चाहिए, तो ये a b हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट कर दो। इस तरह से आप जितने मर्जी नंबर्स रेशनल और इरेशनल इनके अंदर, इन लिमिट्स के अंदर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल इरेशनल की आपकी जो कहानी है वो समाप्त होती है, और आज की हमारी जो टॉपिक था उसको भी हम यहीं तक रखते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है आपने कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। कोई भी जो चेंजेस आप चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है, जैसा भी आपको लगा। अभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि थोड़ा सा ना मुश्किल टाइम चल रहा है, थोड़ा सा संघर्ष का वक्त चल रहा है, लेकिन जरूरत है तो आपको मेहनत करने की। आपने मायूस बिल्कुल नहीं होना, उदास बिल्कुल नहीं होना, एग्जाम्स बिल्कुल आपके आने वाले हैं, ठीक है। मायूस होकर उदास होकर के आप
अपनी जो एनर्जी है उसको कम करते हैं। देखो, कभी हालात पे रोया, कभी खुद पे रोया, कभी हालात पे रोया, बात जब चली तो हर बात पे रोया। तो रोना, उदास होना, ये किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन है तो एक ही है कि बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ जुट जाओ, मेहनत के साथ जुट जाओ और लगातार लगे रहो जब तक मंजिल ना मिले। अगर झुको तो ऐसा झुको कि बंदगी भी नाज करे, और उठो तो ऐसा उठो कि बुलंदियों से आगाज करे। तो बुलंदियों से बिल्कुल आपने आगाज करना है। मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूं। मैथ से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या आती है, मैं जितना कर सकता हूं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई समस्या ना आने दूं। लगातार मैं आपको वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपने घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जोश के साथ, जुनून के साथ आप अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।